हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रीमिक्स में, जहां हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस यूपीएससी के जियो साइंटिस्ट पेपर में से लिए गए हैं, जो रिसेंटली फरवरी में कंडक्ट हुआ था। और वहां से हमें आइडिया लगता है कि यूपीएससी किस तरीके से डेप्थ में जाता है क्वेश्चंस के, और संविधान को समझना कितना जरूरी है। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, पॉज कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। Given below are four legal terms or maxims. Which one of them means no man shall be condemned unheard? इसका आंसर दोस्तों है डी, ऑर्डई ऑल्ट्रम पार्टम। अब कई बार मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है क्योंकि मैं लैटिन घराने का नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप ये समझने की कोशिश करें कि जो बेसिक्स होते हैं लॉ के, और वो आजकल पूछने लग गया यूपीएससी के अंदर। और अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ा है तो आपको जरूर ये आइडिया होगा कि दो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं, ऑर्डई ऑल्ट्रम पार्टम और नीमो जुडेक्स कॉजा सुआ। यानी कि नो वन विल बी अ जज इन देयर ओन केस, यह है नीमो जुडेक्स वाला। और ऑर्डई ऑल्ट्रम पार्टम मतलब दोनों पार्टीज को सुने बिना आप जजमेंट नहीं दे सकते हो। सो दिस इज बेसिकली नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। अब जब आप किसी क्वेश्चन को एनालाइज करते हो तो सिर्फ सही आंसर नहीं, बाकी आंसर को भी देखना चाहिए। तो ऑट्रीफोई कॉन्विक्ट और नॉन बीस इन एडम, इन दोनों का रफली सिमिलर मीनिंग है। ऑटिफोई कॉन्विक्ट मतलब होता है कि अ पर्सन कैनॉट बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस फॉर द रीजन दैट ही वाज प्रीवियसली कन्विक्टेड इन द सेम ऑफेंस। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले मर्डर किया था और वो कन्विक्टेड है, उसके बाद अगर सेकंड मर्डर का इल्जाम उस पर लगता है तो हमने ये नहीं देखना कि उसने मर्डर किया था इसलिए इस पे केस आगे बढ़ना चाहिए। देयर शुड बी पर्टिकुलर सेपरेट एविडेंस फॉर दैट मर्डर। नॉन बीस इन इडम, इसका क्या मतलब होता है? नॉन बीस इन इडम का मतलब होता है नॉट ट्वाइस इन द सेम थिंग। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नो डबल जेपर्डी। और आपको पता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 20 के अंदर यह बताया गया है कि देयर विल बी नो डबल जेपर्डी ऑन अ पर्सन। एक ही ऑफेंस के लिए दो लीगल एक्शंस एक व्यक्ति के ऊपर नहीं लिए जा सकते। क्या आप मुझे बता सकते हो आर्टिकल 20 के अंदर और दो कौन से प्रिंसिपल्स हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और आई होप आप इससे रिवाइज कर पा रहे हो। जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फटाफट से। अब ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का मतलब है लेट द अदर साइड बी हर्ड। दिस इज वन ऑफ द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। द अदर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नीमो जुडेक्स कॉजा सुआ, मतलब कि आप अपने ही केस में जज नहीं बन सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ओथ के बारे में सवाल पूछा गया है। पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपका आंसर सही है या नहीं। पहली स्टेटमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज फ्री टू टेक ओथ और एफर्मेशन बाय स्वेरिंग इन द नेम ऑफ गॉड। यह देखने में तो लगता है डाउटफुल, लेकिन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एमपी की अगर आप शपथ देखोगे थर्ड शेड्यूल के अंदर तो आपको यह पता लगेगा कि एमपी की शपथ में लिखा है दैट आई हैविंग बीन इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और सॉलेमली अफर्ड। दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो यह बात सही है। लेकिन दूसरी बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जज को जो ओथ अफर्मेशन लेनी होती है उसमें वो संविधान की शपथ नहीं लेते हैं, मतलब इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं। वो कहते हैं दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन बट आई विल स्वेयर इन द नेम ऑफ आइदर गॉड और आई विल solemnly affirm this same oath is applicable to the CAG as well। यही सेम ओथ CAG को भी और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेबल होती है। इसलिए दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है। आंसर इज वन ओनली। तीसरी स्टेटमेंट बताइए। पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। अब बहुत सारे लोगों ने नॉट इग्नोर तो कर दिया होगा, लेकिन प्लीज मत करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो नॉट करेक्ट में सर पहली स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, पहली ही स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। जो संविधान का महारथी है, जिसने पढ़ा है अच्छे से, उसे पता है कि प्रेसिडेंट इज द पर्सन हु अपॉइंट स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, नॉट द एनसीएम। एनसीएम एनीवे इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विल बी अपॉइंटेड बाय नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? Even logic fails here. So answer is A. First statement is incorrect. Second statement है हिंदी लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ड्यूटी है ये स्टेट की कि वो उसे फैलाए, और एक्चुअल में अगर आप देखोगे संविधान में क्लियरली मेंशन्ड। तो इससे जुड़े 4 आर्टिकल देख लेते हैं।
तीन आर्टिकल बेसिकली देख लेते हैं। 350 कहता है कि अगर आप रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस के लिए जाते हो तो किसी भी यूनियन या स्टेट की लैंग्वेज में ग्रीवेंस लिख के दे सकते हो। यह नहीं कि इसको इंग्लिश में लिख के लाओ तभी हम सुनेंगे, नहीं, कोई भी स्टेट या यूनियन की लैंग्वेज में, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट है उसमें आपका चिट्ठी हो सकती है। दूसरा, मदर टंग में आपको प्राइमरी स्कूल एजुकेशन लेवल में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के बच्चों को पढ़ाना है। यह है 350A। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट द यूनियन बट द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। फिर इसके अलावा 350B भी है जो यह कहता है कि देयर विल बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और हिंदुस्तानी हिंदी या हिंदुस्तानी स्टाइल में लिखी गई हिंदी और इसको प्रमोट करने का जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है? यूनियन गवर्नमेंट को। सो दीज आर क्लियरली द 4 आर्टिकल्स दैट यू कैन मेमोराइज, 350, 50A, 50B और 351। अगर आप ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। हम ऑलरेडी जो है एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इकोनॉमी, इन 4 सब्जेक्ट्स के पिछले 14 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल इन मैराथन सेशंस। अब बारी है ज्योग्राफी की। कल यानी संडे सुबह 11 बजे 24 मार्च को श्रद्धा मैम आपके साथ बैठ जाएंगे ज्योग्राफी के सारे ये क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसको सीक्वेंस वाइज आप उनके साथ बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आगे और भी सेशंस कंडक्ट होने वाले हैं, जैसे कि सीसैट में मैथ्स और रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड अलॉन्ग विद दैट साइंस एंड टेक और आईआर। तो जितने हो चुके हैं वो भी कवर कीजिएगा और आगे आने वाले लाइव सेशंस का हिस्सा जरूर बनिएगा इस शेड्यूल के हिसाब से। एंड if you want to prepare holistically रिवीजन मोड में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए रैपिड रिवीजन का ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम हमारा अवेलेबल है। चंडीगढ़ में हम आ रहे हैं सेक्टर 34 में, और यहां पे आपको 7 दिन के अंदर जीएस और 3 दिन के अंदर सीसैट की रिवीजन करवाई जाएगी। मैराथन क्लासेस कंडक्ट की जाएगी 1 से 8 बजे तक, और इसमें आपको यह पता लगेगा कि किन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे फोकस रखना है। आपका रिवीजन की शेड्यूलिंग बहुत बेहतर हो जाएगी और आप एक जल्द से जल्द कम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाओगे। तो बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है, प्रोडक्टिविटी में उनको दिक्कत आती है। ध्यान रखिएगा कि इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। होली के शुभ अवसर पर आपको होली 24 ये कोड इस्तेमाल करोगे तो होली यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको बेटर दिखे, होली 24 ये डिस्काउंट कोड लगाओगे तो 15% डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसमें ये सारी स्टेटमेंट जो हैं वर्बेटिम कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं एंड दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341 किसी भी कास्ट, रेस, ट्राइब, इसके किसी पार्ट को या इस पूरी कास्ट, रेस, ट्राइब को शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। जब भी इस शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी को बदलना होता है, लिस्ट में कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पार्लियामेंट से कानून बनाते हो और उसके थ्रू चेंज होता है। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनिशियली जब ये लिस्ट बनती है तो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन जब इसको चेंज करना होता है तो पार्लियामेंट कानून पास करके इसे चेंज करती है। सेम इज फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एज वेल। आर्टिकल 342 के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में भी किसी भी कास्ट, रेस, ट्राइब को रखा जा सकता है एंड दैट मीन्स ऑल द 3 स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। हाँ, ये चीज जो है अपने क्लास में मैं बच्चों को बताता रहता हूं कि यूपीएससी चाहे कोई भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा हो वो क्रोनोलॉजी में बहुत विश्वास रखता है, और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इस पर्टिकुलर चीजों का आप बताएं। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप क्रोनोलॉजी याद रखते हो, लेकिन पॉलिटी पढ़ते वक्त भी क्रोनोलॉजी याद रखा करें, है ना। तो यहां पे क्या पता लगेगा आपको कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ था ये 1985 में पास हुआ था बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मिजोरम जो स्टेट बना था वो अरुणाचल प्रदेश और गोवा के साथ बना था 1987 में। वोटिंग एज जो 21 से 18 हुई थी वो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी।
ठीक है, सॉरी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी 1988 में, और मैथिली जो ऐड की गई थी 8th शेड्यूल में संविधान के, दैट वाज एडेड by the 92nd Constitutional Amendment Act of 2003. In fact, 4 languages were added to the 8th schedule: Bodo language, Dogri language, Maithili, and Santhali. Now, please tell me in the comment section, ये चारों भाषाएं कौन से स्टेट में प्रीडोमिनेंटली बोली जाती है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, इन सब की स्टेट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट, जल्द से जल्द। अगर आप बताओगे तो मुझे यह पता लगेगा कि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, और दूसरी बात मुझे पता चलेगी कि मैं और वीडियोस बनाऊंगा। मेरी कोशिश है इंडिया ईयर बुक के ऊपर क्वेश्चंस लेके आने की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या मुझे इंडिया ईयर बुक पे क्वेश्चन लाने चाहिए या नहीं। अगर आप बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली के स्टेट बता दोगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चाहते हो, क्योंकि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन कमेंटिंग कुछ भी, मैं चाहता हूं आप वो चीज कमेंट करो जो आपको याद रहे, है ना, जो आपकी पढ़ाई में भी मदद करे। तो द आंसर इज 1 2 3 4, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गुड गवर्नेंस इंडेक्स। रैंडम इंडेक्सेस से सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये उतने रैंडम नहीं है जितने आपको लगते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जो भी रैंकिंग रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट उसका ट्रैक रख रही होती है। यहां पे ये इंडेक्स ही गवर्नमेंट का इंडेक्स है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हां, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक लेवल पर न्यूज पढ़ लो लेकिन उसको डेप्थ में ना पढ़ो। देखो, अगर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से पढ़ रहे हो तो डेप्थ में पढ़ा करो, क्योंकि वहां से सवाल आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बताइए इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? सॉरी, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट दिस इज करेक्ट। ये पहला जो आया था फर्स्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पर्सोनल एंड ग्रीवेंसेस, ये इसके द्वारा आया था। गुड गवर्नेंस का सेंटर हैदराबाद में है, उसके साथ आया था, सो दिस आंसर इज करेक्ट। तो ये इनकरेक्ट नहीं। सेकंड, फ्रेमवर्क ऑफ असेसमेंट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन 2021 में एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर हटा दिया गया। नहीं भाई, देश में एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर क्यों हटाएंगे? गुड गवर्नेंस में एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों हटाएंगे अगर नहीं भी पढ़ा हो? स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस, झारखंड इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स दैट हैज परफॉर्म्ड बैडली। नहीं, इनफैक्ट झारखंड मिडल में कहीं पे है और उसने अच्छा परफॉर्म किया है, 12% उसकी इंप्रूवमेंट हुई है इस इंडेक्स में। यूनियन टेरिटरीज आर नॉट अंडर द परव्यू, ये भी इनकरेक्ट है। यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स दोनों इसके परव्यू में आती हैं। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, दैट इज द आंसर। ओनली 3 इज द आंसर। अब ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में स्टार्ट हुआ था, बाईएनियल एक्सरसाइज है, 2021 में आया था, 2023 में नहीं आया, पता नहीं क्यों, हो सकता है लेट आ जाए, लेकिन आएगा। बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार आएगा। अब इट इज बेस्ड ऑन 10 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक गवर्नेंस वगैरह वगैरह। ये 10 सेक्टर्स हैं, और इन 10 सेक्टर्स में भी 4 कैटेगरीज में स्टेट्स को बांटा जाता है। तो कैटेगरी नंबर 1 इज कि जिसमें स्टेट जो है ग्रुप ए स्टेट्स, ग्रुप बी स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स, और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्ट और यूनियन टेरिटरीज। तो इस अगर इंडेक्स में आप देखोगे तो इसमें टॉप किया है गुजरात ने, मध्य प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने और दिल्ली ने। सो दीज आर द टॉप 4 इन देयर डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हवाले से खबरें जो आती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और इंडिया ईयर बुक जैसे टॉपिक्स पे सवाल आपको ज्यादा मिले प्रीमिक्स में, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आपसे अगली दफा।